हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमारा जो रिलेटेड टॉपिक चल रहा है अभी रनिंग में वो हो गया FIOFIC। FIOFIC एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू स्मिथ इसे हम FIOFIC फ्रिस के अनुसार कहते हैं। यहाँ पे हम FIOFIC की जगह इसका नाम जो है वो लिखते हैं आइसोजेनरेटिव। ठीक है, आइसोजेनरेटिव। तो अभी जो हमारा हॉट टॉपिक है आइसोजेनरेटिव या FIOFIC में से वो है एक्टोकार्पस, और एक्टोकार्पस में आ रहा है इस वक्त रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अर्थात जनन। एक्टोकार्पस की अगर हम बात करें तो एक्टोकार्पस में जनन के लिए फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रो। कायिक जनन की हम बात करें तो कायिक जनन के लायक ऐसी कोई विशिष्ट संरचना एक्टोकार्पस की स्पीसीज में देखने को नहीं मिल रही है। एक दूसरा, अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार के थैलस में, जैसे अगर कोई टेरेस्ट्रियल थैलस है तो उसके अंदर तो फिर भी नम भूमि के अंदर वो गिरा और उसमें राइजोइड्स डेवलप हो गए। अब यहाँ पे इनकी हैबिटेट्स कैसी है, एक्वेटिक, ध्रुवीय, पोलर रीजन्स में। तो ऐसे में यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा और रेयर हो जाता है। ठीक है, या थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मली कि एक्टोकार्पस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, या ये इनके जनन का सामान्य व्यवहार या विधि नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को प्रिफर नहीं करते। सेकेंड हमारा जो पॉइंट बन जाता है वो है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, अलैंगिक, तो अलैंगिक जनन जो है वो इनमें विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन के लिए यहाँ पे दो विशिष्ट संरचनाएं जो हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्मली इनकी संरचना की हम बात करें तो ये प्लांट्स कैसे हैं, थैलस 2n डिप्लॉइड। तो यहाँ पे दो संरचनाएं जो है वो हमें देखने को मिल जाती हैं। पहली हमें यहाँ पे मिलेगी यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। यूनिलोक्यूलर को हम यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं एक तरीके से एक प्रकोष्ठी। यूनि का मतलब एकल या एक, लोकस का मतलब होता है प्रकोष्ठ, तो प्रकोष्ठीय, और स्पोरेंजियम का मतलब हो गया बीजाणु धानी। वहीं एक दूसरा मेथड जो है वो हम यूज में लेंगे, दैट इज प्लूरी लोक्यूलर स्पोरेंजियम। ठीक है, दैट इज एकल की जगह अब क्या नाम आ जाएगा, बहु प्रकोष्ठीय। ठीक है, ये दो हमारे विशिष्ट लक्षणों के रूप में आ रहे हैं। अब इन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो नॉर्मली अलैंगिक जनन में अगर हम कहें तो अलैंगिक जनन में स्पष्ट चल बीजाणु
या जू स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। और ये जू स्पोर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, नाशपाती के आकार के, पीयर शेप, या बीन शेप, या किडनी के आकार के, वृक्क के शेप के होते हैं। दूसरा, इनमें आई स्पोर्स होता है, पाया जाता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, केंद्रक प्रेजेंट है, संचयी भोजन प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इनमें 2 फ्लैजिलाज होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति एक टेंसिल और एक विप्लेस के कारण हेटेरोकॉन्टी, विषम कशाभिक के रूप में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो चल बीजाणु हैं ये 2 प्रकार की बीजाणुधानियों में डेवलप होते हैं। उनके बेस पे हमने यहाँ पे बीजाणुधानी भी 2 कर दी, यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर। अब हम इन दोनों ही बीजाणुधानियों के बारे में समझ लेते हैं ताकि आराम से हम इनको क्या कर लें, समझ लें। अब दोनों में एक और सबसे बड़ी चीज है, या तो डिस्क्रिप्शन के साथ में समझा दूंगा या पहले ही बता देता हूं। यूनिलोक्यूलर में जो चल बीजाणु बनेगा वो कैसा बनेगा, 1n। प्लूरिलोक्यूलर के अंदर जो चल बीजाणु बनेगा वो कैसा बनेगा, 2n। इसको हम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसके बारे में बात करें तो एक्चुअली में क्या होगा, तो ये जो थैलस है, ठीक है। तो ये जो थैलस है उसके एपिकल को छोड़कर 1 या 2 कोशिका नीचे की तरफ यहाँ पे डेवलप होता है एक तरीके से लेटरल ब्रांच। ठीक है, और लेटरल ब्रांच के सीड्स पर इनका डेवलपमेंट होता है। लेटरल ब्रांच, और ये हो गया स्पोरेंजिया इनिशियल। दोनों का ही सेम ही यहाँ पे रूपांतरण और डेवलपमेंट को हम देखेंगे, लेकिन जो छोटा मिनिमम जो इनका अंतर है वो भी समझना आवश्यक है।
ये जो इनिशियल सेल है इसमें तुरंत क्या होता है, मेयोसिस डिवीजन, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर हैप्लॉइड केंद्र कितने हो जाते हैं, 4, ठीक है। और हैप्लॉइड नंबर कितना हो गया, 4। इसी को और आगे बढ़ाएं तो धीरे धीरे इसका आकार जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है वैसे अब यहां पे विभाजन कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप इसमें निरंतर केंद्रकों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब केंद्रकों की संख्या बढ़ने पर यहाँ पे जो केंद्रक है वो कैसे हो गए, हैप्लॉइड्स। और केंद्रकों की संख्या बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 8, 16, 32, 64 तक, और कभी कभी 128 तक भी, ठीक है। यहाँ पे विभाजन हो रहे हैं। अगर हम 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब लगभग 5 या 6 कैटेगरीज तक क्या होता है, डिवीजन। एट 5 to 6 स्टेज डिवीजन, 5 से 6 बार लगातार क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, जिससे इसके आकार जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लगातार आकार बढ़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, और जब ये अपने डेवलपमेंट स्टेज पे आ जाते हैं तो प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ जीव द्रव्य एकत्र हो जाता है, और ये जीव द्रव्य जो है वो एक झिल्लीदार संरचना द्वारा अपना एक सेपरेट जो है वो क्या बना देता है, एक खंड। और प्रत्येक खंड जो है वो भित्ति द्वारा अलग होने के पश्चात क्या बना लेता है, एक दीज आर स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। और ये स्पोर मदर सेल्स जो हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण,
कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या बन जाते हैं, बाई फ्लैजिलेट एंथोजॉइड्स। और ये एंथोजॉइड्स एक्चुअली में यहां पे क्या कहलाएंगे, जू स्पोर। ठीक है, पियर शेप जू स्पोर्स। और अगर अपन फ्लैजिलाज की बात करें तो ये हो गया विप्लेस और ये हो गया टेंसल। ठीक है, ये इसमें आई स्पॉट है, एक क्या बोलते हैं क्रोमेटोफोर है, न्यूक्लियस है और थोड़ा सा जीव द्रव्य के साथ, मतलब हल्के फुल्के पतली भित्ति युक्त क्या बन जाते हैं, जू स्पोर्स। और ये हम कह सकते हैं यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। क्यों कहा हमने, क्योंकि इसमें कहीं पे भी लोकस नहीं है, ये संपूर्ण संरचना हमें एक जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी सिंगल चैम्बर्ड है, जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड होकर बाद में इसमें सेपरेशन हुआ और मेटामॉर्फोसिस द्वारा ये स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ। और स्पोर मदर सेल जो है वो इसको जू स्पोर्स में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। तो इन जू स्पोर्स को हम, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है इसलिए हम यहाँ पे मियो जू स्पोर भी नाम दे सकते हैं, ऑल्सो नोन एज मियो जू स्पोर, क्योंकि मियोसिस विभाजन द्वारा इन जू स्पोर्स का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आता है इसका जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन को मैं वर्बली बता देता हूं। अनुकूल परिस्थितियों में जब ये बन रहे हैं तो ये अपने फ्लैजिलाज के माध्यम से क्या होते हैं, तैरते हुए पानी में जाते हैं और किसी भी सबस्ट्रेट या जहां पे उपयुक्त इनको लगता है उस जगह पे ये अपने पेपलिया, चौचक या जो सीड्स है उसके माध्यम से ये क्या हो जाते हैं, उस पे टिक जाते हैं। ये हो गए इनके फ्लैजिलाज। और जुड़ने के बाद इनमें जो जिलेटिनीकरण होता है, जिससे, क्योंकि जिलेटिनीकरण से इनका टूटना होता है, इनकी बाह्य संरचना जो है वो भी कैसी है, जिलेटिनीकरण की वजह से चिपकते हैं या वो म्यूसिलेज की वजह से संलग्न हो जाते हैं। संलग्न होने के बाद धीरे धीरे इनके जो है फ्लैजिलाज वो ड्रॉप हो जाते हैं और इनका आकार कैसा हो जाता है, गोलाकार। ठीक है, आप गोलाकार होने के बाद जो इनके जर्म पोर्स है, संख्या में एक ही होता है बेसिकली, पर किसी में अगर दो भी हैं तो दो जर्म ट्यूब्स जो हैं इनमें से क्या होती हैं, निकलती हैं। और उसी वक्त जो केंद्रक है वो कैसा है इनके अंदर, अब एन ये एन केंद्रक विभाजित होकर इसमें क्या हो जाता है, केंद्रक बढ़ जाते हैं जर्म ट्यूब में, और ये अलग खंडों के रूप में। तो एक तरीके से खंडों के रूप में नहीं है, ये एक फिलामेंट हो गया जर्म ट्यूब का, जो कि एक प्रोस्ट्रेट फिलामेंट के रूप में डेवलप हो रहा है, दैट इज प्रोस्ट्रेट फिलामेंट। और इस प्रोस्ट्रेट फिलामेंट से इरेक्ट ब्रांचेस और नीचे की तरफ राइजोइड्स निकलते हैं और नए थैलस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये जो थैलस बनेगा ये कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। बस इतना सा आपको याद रखना है इस पूरी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, अब हम आते हैं किसकी तरफ, इसको हटा दीजिए। अब हम जाते हैं किसकी तरफ, प्लूरीलोक्यूलर।
तो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर की तरफ चले तो वही सेम, जो थैलस है उसके सीड्स की जो लेटरल ब्रांच है, पार्श्व शाखा, उसके सीड्स की कोशिका जो है वो किस में बदल जाती है, स्पोरेंजियम लोकस के अंदर या इनिशियल के अंदर, ये बदल गई। ठीक है, धीरे धीरे ये कोशिका आकार में वृद्धि करने लगती है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस की जगह माइटोसिस विभाजन जो है वो होने लगता है, MITO, समसूत्रीय विभाजन। अर्थात यहाँ पे कोशिका जो है वो कैसी रहेगी, 2n। ये स्पेशल है याद रखने के लिए, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या गलती क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब माइटोसिस डिवीजन के बाद में ये हो गया मियोसिस, मियोसिस तो यहाँ पे कहीं होगा ही नहीं, माइटोसिस डिवीजन। और वो माइटोसिस डिवीजन कितना जा रहा है यहाँ, लेकिन अब इस पूरी संरचना में सेम ये कि ये चीज जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हमको समझना क्या है, हमको समझना है प्लूरिलोकस। जो लोक्यूलर हम बात कर रहे हैं कोष्ठकों की, वो बात कर रहे हैं प्लूरी। यूनि के अंदर पूरा का पूरा कोष्ठक कैसा था, एकल, लेकिन यहाँ पे कोष्ठकों की संख्या कैसी होगी, 2। तो उसके लिए मैंने आपको पहले क्या समझाया, पहले कहा कि इनिशियल सेल, उसके अंदर समसूत्र विभाजन, केंद्रक लगातार विभाजित होते जा रहे हैं, सेम संरचना सारी सारी। लेकिन अब इसको डेवलपमेंट स्टेज में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, जो ही ये बना था, बनने के बाद यहाँ पे आफ्टर माइटोसिस डिवीजन क्या होगा, यहां पे ये जो इनिशियल सेल है वो कौन सा विभाजन, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन के दौरान ये क्या बन जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोशिकीय लंबा एक यूनिसीरिएट फिलामेंट बनाती है। और इसमें विभाजन कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, जिसकी वजह से इसने क्या बनाया, एक अनुप्रस्थ संरचना को बनाया। अब इस संरचना पे आने के लिए हमें फिर यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो फिलामेंट था, अब इसमें कौन सा हो रहा है, ट्रांसवर्स के साथ साथ लॉन्गिट्यूडल। अनुदैर्ध्य, ठीक है, कौन सा, ये वाला। तो इस विभाजन के फलस्वरूप इसमें और कोशिकाएं बनी, ये बन गई।
दिखाई दिया? तो यहां पे अब लीनियर भी और लेटरल भी कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और इस प्रकार ये लगातार कोशिकाओं की संख्या तो अगर हम बात करें तो चौड़ाई के अंदर कोशिकाओं की संख्या होती है लगभग 5 से 7 तक, और लंबाई में कोशिकाओं की संख्या होती है लगभग 20 से 40 तक, ठीक है। तो वही संख्या वहां पे बना देते हैं, अपने आप हमारा डायग्राम आ जाएगा कंट्रोल में। ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरिलोक्यूलर में अगर अपन बात करें तो ये हमको क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे छोटी घनाकार कोशिकाओं की अनेक पंक्तियां हैं, अनेक पंक्तियों में ये पूरी की पूरी संरचना है, और दीज आर स्पोर मदर सेल्स। और अब ये यूनि की जगह क्या हो गया, प्लूरी, प्लूरिलोक्यूलर